मेटामोलॉजी एंड मैथ्स डायरेक्शन। बच्चों मैं आपको नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूँ, जो 10th क्लास का मैंने सीरीज़ चालू की थी, उसका फर्स्ट सेट का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पहले दे चुका हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो है जिसमें मैं मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड सेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड सेट में जो चूज अप है, जो MCQs हैं, उन सभी का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो और अगर यदि आपको इसमें कोई डाउट्स है तो देन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें HCF। तो जैसा कि आपको पता है पहले वाले सेट में भी हमने HCF निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 6 and 20 का आपको HCF निकालना है, तो आप देख लें, जिनने नहीं देखा वो भी फिर से देख सकते हैं। तो 6 को आप अलग से डिवाइड करिए, वो फैक्टराइज करिए, और 20 को अलग से। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आई आपकी? 5 आई। तो 5 इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो HCF इसका कितना आ गया? 5। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। इसमें से किसके जीरोज -3 and 4 है? तो आपको एक नीचे 4 इक्वेशन दिए हैं, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। तो जैसे कि एक इक्वेशन इसमें दिया है x² - x/2 -6, ये इक्वेशन है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इजी बनाइए। तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x² माइनस का 2x और माइनस का 6 2 ज़ा 12, तो ये नीचे का 2 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसके फैक्टराइज करिए। तो x² और 12 2 ज़ा ये 24। ठीक है, यहाँ पे 2x² माइनस का ब्रैकेट x माइनस 12 का 12, ये मैं इसके फैक्टराइज कर रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, तो 24 चाहिए अपने को, तो कितना आना चाहिए? 6 4 6 और माइनस का 4, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, और 6 4 ज़ा कितने आ जाएंगे आपके? 6 4 ज़ा 24। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस 12 का -12। इनमें से कॉमन आप लीजिए, तो यहाँ से आया 2 आया, एक x आया, तो अपना बचेगा x माइनस 2 3 ज़ा 6, ये बचेगा। इसको देख के अपन ऐसे कैसा लिख देंगे, x -3 का x -3, यहाँ से क्या आया आपका? x अंदर आया, तो बचा क्या? +4। तो यहाँ पे आप देखिए, एक आपका फैक्टराइज बना, क्या बना? 2x प्लस का 4 बचा, और ये एक साइड आपका क्या बना? x माइनस का 3 बचा। तो इनमें से कौन सा अपना आंसर होगा वो अपने को, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू, आप 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -4/2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप x -3 इज इक्वल टू, आप 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो ये तो आपका फैक्टराइज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसका दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा मतलब जो इक्वेशंस दिए उसको सॉल्व करने पड़ेगा, करके देखते हैं अपन उसमें आता है कि नहीं। तो एक और इक्वेशंस दिए आपका x² प्लस का x प्लस का 12, इसको देखें आप, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x² का x² प्लस ब्रैकेट x का x प्लस 12 का 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यदि हम लिखते हैं 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। x² प्लस का 4x माइनस का 3x प्लस 12 का 12, ये आ गया। अब आप इसमें से कॉमन निकालिए, तो यहाँ से x आएगा तो x प्लस का 4 बचेगा, और यहाँ पे भी अपन x प्लस 4 लिखते हैं, तो क्या कॉमन आएगा आपका? यहाँ से x गया तो ये -3 कॉमन आ गया, तो ये आपका x -3 बचा, और यहाँ पे x प्लस का 4 बचा। तो यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू, आप 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू आपका +3 आएगा, और x प्लस 4 इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो आपका x इज इक्वल टू -4 आएगा। तो ये देखिए आपका ये, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे ये माइनस है, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, थर्ड वाला लिखा है, इन्होंने लिखा है लाइन्स x - 2y इज इक्वल टू 0, x - 2y इज इक्वल टू अपने को 0 दिया, एंड एक और दिया है 3x प्लस का 4y -20 इज इक्वल टू 0, ये दो दिया है। इसमें पूछा है कि ये दो लाइन हैं, दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस लाइन की हैं, तो इन दोनों लाइनों को अपने को बताना है क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं, कॉन्साइड होती हैं, या पैरेलल होती हैं, या इनमें से कुछ नहीं होती, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि ये क्या करते हैं। तो इनको अपन पहले क्या करें, इसकी इक्वेशन जो अपन ने पढ़ा था, 3 कंडीशन पढ़ी थी, एक यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद कॉन्सिडेंट इनकॉन्सिडेंट भी पढ़े होंगे। तो आप इसको देखें, इसमें a1 की वैल्यू कितनी होगी? आपका 1 होगा, और b1 की वैल्यू कितना होगा? -2 होगा, c1 की वैल्यू 0 होगा। वैसे ही आप a2 की वैल्यू निकालते हैं तो 3, b2 की वैल्यू आपकी आती है 4, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी आती है? -20। ठीक है, अब आप इसको a1/a2 करिए, b1/b2, तो इनको करते हैं तो 1/3 और इज इक्वल टू -2/4। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कितना आया? 1/3,
और इज इक्वल टू -1/2, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो ये आपकी ये कंडीशन बन गई कि A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपकी कंडीशन बनी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये जो कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो आपको वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बतानी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को दिया है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये दिया है। तो इसमें अपने को क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी इस पुराने सेट में जो अपन ने पढ़ा था, उसमें अल्फा इंटू बीटा की बताई थी। इसमें अल्फा प्लस बीटा देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपका होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² और अपॉन में आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x। तो ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसमें से आप देखते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² का कितना है आपका a है, तो -a, और कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट कितना है b, तो -a/b। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a/b। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में दिया है इन एन AP, एक AP है, AP में आपको D की वैल्यू दी है -4, N की वैल्यू दी है 7 और AN की वैल्यू भी दी है आपको 4। देन A की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बहुत इजी है। मैं यहाँ पे AN दिया तो AN का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस का N-1 इंटू में D। ठीक है, AN दिया है 4, A पता नहीं है, प्लस N आपको दिया गया नहीं, दिया है, सॉरी दिया है N7-1 इंटू में D की वैल्यू कितना है? -4 ब्रैकेट में लिखेंगे। सॉल्व करते हैं अपन इसको। 4 A का A प्लस 7 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? 6 इंटू में माइनस का 4, ये बचेगा। तो ये 4 का 4, A का A और 6 4 जा 24, तो -24 आ जाएंगे आपका। 24 इस साइड आएंगे तो ये 4 प्लस का 24 हो जाएगा यहाँ पे A, तो ये 28 इज इक्वल टू आपका A की वैल्यू आ गई। ऐसे आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द स्लेंट हाइट। तो आपको पता होना चाहिए स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको एल बोलते हैं। तो अपन पता है L² बराबर होता है h² प्लस का r²। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट के अंदर h² प्लस का r²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको स्लेंट हाइट, ये कौन की स्लेंट हाइट होती है और कहाँ पे होती है, इसमें अपन दिखाएं तो ये होती है स्लेंट हाइट, इसको बोलते हैं अपन स्लेंट हाइट। ठीक है, और बीच में जो होती है उसको सिर्फ हाइट बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है हाइट दिया जाता है, हाइट दिया जाता है तो स्लेंट हाइट निकालना पड़ती है। तो H और ये होती है R, H और R के थ्रू अपन ये भी निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई एक भी एब्सेंट है तो उसको अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी आपके फिलअप हैं बच्चों, तो फिलअप देखते हैं कि इफ Px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन Px इज कॉल्ड। यदि Px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें Px होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको जो Px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्होंने बोला है, नेक्स्ट बोला है इनमें, इन द AP, एक AP आपको दिया है तो 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है। क्या निकालना है? D की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो इजी, आपको पता है सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकंड टर्म यानी 1/2 माइनस का 3/2। ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? D। LCM आएगा 2, 1 - 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आएगा -1। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है कि टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। उन्होंने बोला 2 पॉलीगन है, उनके सेम नंबर जो साइड्स हैं ना, वो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो वो आपस में कैसे होंगे वो बताना अपने को। तो सिमिलर हैं, ठीक है, साइड्स आर सिमिलर हैं, तो देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? तो देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होंगे ना, अगर यदि 2 पॉलीगन हैं और उनकी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उन पे जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर
उनकी साइड्स कैसी हो जाएंगी, तो साइड्स जो हो जाएंगी अगर यदि वो सिमिलर है यानी कि ऐसा है, तो वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी आपकी, प्रोपोर्शनल। ये अपना इसका आंसर हो गया दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा है द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ब्लैंक टू द टेंजेंट, यानी रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है उससे आप टेंजेंट निकालते हैं तो कितनी टेंजेंट आपकी ड्रॉ होती है वो अपने को बताना है। तो रेडियस आप ये इसको ऐसे समझें, ये आपका सर्कल है, तो रेडियस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये सेंटर से कोई रेडियस पासिंग है और यहाँ पे कोई टेंजेंट है। ठीक है, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस इस पे अगर यदि यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट से टच होती है, रेडियस भी और यहाँ के टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से टच होती है, तो यहाँ पे ये कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। ठीक है, ये भी हो गया। एक लास्ट और बचा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज, तो जो भी पॉसिबल इवेंट हो या श्योर इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ये इसका आंसर पहले से अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स से देख सकते हैं √2 इज रैशनल नंबर, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में किए हुए हैं इन सवालों को, तो √2 एक इरेशनल नंबर होता है। सेकंड दिया द क्रॉस पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, तो जो क्रॉस पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल की, तो वो कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, बिल्कुल सही है ये। थर्ड वाला है आपका अ लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट इन द कंसीडरेशंस विद आई इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट, तो इन्होंने बोला है कि जो लाइन होती है जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट से ज्वाइन होती है और वो कंसीडरेशन विद द आई के साथ जाती है, तो उसको अपन लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है लाइन ऑफ साइट की, बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 πr³ होता है क्या, तो ये नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आपका वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2/3 πr³, ये आपका हेमिस्फीयर का होता है। ठीक है, और स्फीयर का कितना होता है, 4/3 πr³। इसमें स्फीयर का दिया आपने को पूछा है, हेमिस्फीयर का था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड लास्ट वाला है ऑब्जेक्ट आपका फॉल्स, ट्रू फॉल्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग मीडियन। ठीक है, तो जो मीडियंस होती है, मीडियंस को कैलकुलेट करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, तो ये बिल्कुल होता है, ज़रूरी है, ट्रू है। तो मीडियन का जब भी अपन मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF अपने को निकालना पड़ती है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो 12 चैप्टर आपका है उसमें अपन एक्स होता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा, यहाँ पे आपका एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एफ होगा। ठीक है, और जब एक्स इस साइड कर दें, ये एक्स होता है और यहाँ पे अपन CF निकालते हैं जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी अपन मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए अपने को ये CF की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। अब आपकी मैचिंग है। मैचिंग में आपको दिया सेक थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो आपको पता है सेक थीटा की एक और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अपन सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है टेन थीटा, तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1/, में आप कॉट थीटा भी लिखते हैं और एक और भी लिखते हैं इसको अपन साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ये दोनों में से जो भी दी हूँ वो सही है आपका। उसके बाद में नेक्स्ट एक और दिया है आपको 9 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, ये दिया है आपको। ठीक है, तो ये दिया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बचा आपके पास। अब आपको पता होगा कि ये आपने वो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, यही होता है। टेन स्क्वायर को यहाँ ले आइए आप, सेक स्क्वायर ए
-10² ए इज इक्वल टू में क्या बचा आपका 1 बचा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो 9 × 1 9 × 1 यानी 9 1 9 9 इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ऑरिजन। तो इन्होंने बोला एक्स वाई एक पॉइंट है, एक्स वाई की ऑरिजन पॉइंट का आपको पता ही है 0 0, इससे आपको डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस जब आप निकालोगे इससे तो आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट के अंदर x2 ये है x1 ये है, यानी कि 0 - x का होल स्क्वायर प्लस का 0 - y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा -x² मतलब x² प्लस का y², ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में एक और है, इन्होंने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ पॉइंट। दो पॉइंट आपको दिए हैं, ठीक है, एक पॉइंट दिया -4 -5 ये वाला, एंड सेकंड दिया आपको 4 और 5। इन्होंने बोला इसके बीच में कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स के हैं निकालने हैं अपने को। इन दोनों के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको पता है ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस का x2 अपॉन में 2, यही होता है सेंटर का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो ये होता है, ये सेंटर, इन दोनों का सेंटर चाहिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। तो आप क्या करेंगे x1 -4 प्लस का 4 अपॉन में 2, और यहाँ पे करेंगे तो -5 प्लस का 5 अपॉन में 2, तो क्या निकलेगा यहाँ पे ये 0 0 अपॉन में 2 यानी कि 0 0 अपॉन में 2 ये 0, तो यानी 0 0 आ जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, अच्छा सवाल था, ऐसा आ सकता है। और एक और पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7 और 1 फ्रॉम द ऑरिजन, यानी 7 और 1 का, ये 7 और 1 का ऑरिजन पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना। ऑरिजन पॉइंट आपको पता है 0 0 होता है, तो 0 0 से आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपके x1 है, ये x2 सॉरी y1, ये y1, ये x2, ये y2 ये है। तो आपको वही डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 यानी 0 - 7, तो 0 - 7 का होल स्क्वायर प्लस का ये 0 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 50 आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसको अपन बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 50 को कैसे कर सकते हैं 5 × 10 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या कर देंगे 5 × 10 को कर सकते हैं 2 × 5, तो इसमें 5 का पेयर बन गया, तो 5√2 आ जाएगा अपना आंसर, ये अपना आंसर हो गया। अब आप देखिए कुछ वन वर्ड और हैं, ये लास्ट है आपका। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें अपना डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी डी का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, b² - 4ac होता है। यही का यही आपका लास्ट वाले सेट में भी आया था। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड था इसमें व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म 5 10 15। इन्होंने एक AP दी है 5 10 15, इसका नेक्स्ट टर्म अपने को निकालना है। तो आपको पता है ये A है, ये आपका A2 है, ये A3 है, तो क्या चाहिए A4 चाहिए। A4 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस का 3D, यही होगा। तो अपने को क्या चाहिए A की वैल्यू आपको पता है A इज इक्वल टू 5 है, D की वैल्यू निकालेंगे तो 10 - 5 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 5 प्लस का 3 इंटू में D की वैल्यू 5, सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 5 प्लस का 5 3 15 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 20। देखिए आप 5 10 15 20, आंसर ईजी है। नेक्स्ट है आपका F2 ट्राइंगल आ रहा है इक्वेंगुलर द ट्राइंगल आर। उन्होंने बोला है दो ट्राइंगल जब इक्वेंगुलर हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात, अगर यदि दो ट्राइंगल है वो इक्वेंगुलर हैं तो वो आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन आपको लिखना है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। जो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन आपकी होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजेंटल लाइन देन द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज द एंगल ऑफ साइट।
एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का वही होता है, बनता कहाँ पे अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यदि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है रोड पर खड़ा हुआ और वो रोड से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तो ऊपर की ओर जब वो किसी वस्तु को देखता है तो जो एंगल ऑफ साइड के थ्रू जो एंगल बनता है उसको अपन एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है, जब कोई बंदा ऊपर खड़ा हुआ और ऊपर से किसी नीचे रोड पर आती हुई वस्तु को या किसी भी पॉइंट को देखता है, ग्राउंड पॉइंट को देखता है, तो जब आपका यहाँ पे जो एंगल बनता है तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जो कि यहाँ पे एक हॉरिजेंटल इमेजनरी हॉरिजेंटल लाइन होती है और यहाँ पे इसको क्रिएट किया जाता है। और ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है ना इमेजनरी, वो इसके पैरेलल होती है, देन ये एंगल बनेगा यहाँ पे, बट इसको अपन कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं 45, ये अल्टरनेट एंगल के थ्रू आ जाता है। ठीक है, अच्छी चीज़ थी। और बस ठीक है, ये अपने इसमें हो गए हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो थर्ड सेट मैं आपको डालूंगा तो उसमें मैं आपको थर्ड सेट के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो थर्ड और फोर्थ 2 सेट और हैं मॉडल टेस्ट पेपर, तो आपको इनको करके देखना है। ये IMP है, लगभग इनमें ये तो नहीं कह सकते कि यही का यही आना है, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि इसमें 60% तो लगभग इन्हीं में से ही फंसने वाला है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।